Thank you so much, Ruchi Bhatia, for coming on our show. क्वालिफिकेशन वाइज बात करते हैं तो मैं पीएचडी हूँ, पीएचडी फाइनेंस। बट पीएचडी से ज़्यादा मुझे लगता है कि एक एक्सपीरियंस है जो मेरे लिए मैटर कर रहा है। तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरी एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी है, प्यारा सेल्स इनेबलमेंट एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंपनी। उसके अलावा आई एम वर्किंग फॉर लॉट ऑफ अदर असाइनमेंट्स फॉर वेरियस क्लाइंट्स। तो कुछ यूएस बेस्ड, स्वीडन बेस्ड, इंडिया बेस्ड क्लाइंट्स हैं जिनके साथ काम कर रहे हैं। बिजनेस कीड़ा है। जब कॉलेज में लोग मुझे पूछते थे कि आपको क्या बनना है, तो मैं बोलती थी मुझे बिजनेस टाइकून बनना है। बहुत सारे साल लग गए इस जर्नी पे, अपने पैशन तक आते आते। वंस माय मदर सेड कि हमारी फैमिली इज नॉट लाइक अ बिजनेस फैमिली, तो बिजनेस कैसे करेगी, इट इज नॉट इन आवर ब्लड। आई वाज लाइक ममा, बिजनेस मेरी सोल में है, इट इज नॉट इन माय ब्लड। कोई भी स्टार्टअप होता है, राइट? तो उनको क्या देखना चाहिए? मतलब पैसे होना ज्यादा जरूरी होता है, कैपिटल, या एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट? आई नो मनी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट अ बिजनेस, बट स्ट्रैटेजी और मनी में क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए? I think strategy is the most important thing. If you have a right strategy, you can survive with little of money also. Like बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो कैपिटल इंटेंसिव नहीं है। आप बोलते हो कि मुझे एक ऑटोमोटिव टू व्हीलर प्लांट लगाना है, इट इज गोइंग टू बी हाईली कैपिटल इंटेंसिव, राइट? तो वहां पे आपको पैसा भी चाहिए और उस पैसे के साथ में आपको जस्टिफिकेशन भी चाहिए कि आप बिजनेस करेंगे कैसे। बट सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, यू कैन स्टार्ट विद मिनिमल ऑफ कैपिटल, बट यू हैव टू हैव अ राइट स्ट्रैटेजी। और क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? देखिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहली चीज होती है ना, वो आपका आइडिया है। आप करना क्या चाहते हैं। मैंने एक रील में बोला था 95% स्टार्टअप्स फेल, और उनके फेल होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें से एक प्राइमा फेसिया जो रीजन है वो है आइडिया फ्लॉप होना। लोगों के पास आइडियाज हैं, बट कौन सा आइडिया मार्केट में चलेगा, किस आइडिया के साथ उनको उतरना चाहिए, शायद वो क्लैरिटी लोगों में नहीं है। तो मैं, सिंस आई एम कम फ्रॉम अ रिसर्च बैकग्राउंड, आई ऑलवेज से कि आप थोड़ा सा मार्केट टेस्टिंग कीजिए। दैट विल गिव यू अ फेयर आइडिया कि इस आइडिया के साथ आगे चलना है या नहीं चलना है। सो हम जैसे ये शार्क टैंक्स भी देखते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि मार्केट में एग्जिस्ट भी करते हैं। सो ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कि कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? इतना क्रिएटिव माइंड रिसर्च से आता है, स्टडी से आता है, या ऐसे ही सीरियल्स देखकर आता है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कैसे हो सकती है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप वैसे ही खुद में ही खुराफाती हो। आई लव टू यूज द वर्ड खुराफाती कि आप खुराफाती हो और आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडियाज चलते रहते हैं, आप क्रिएटिव हो, उसमें से आपने कुछ पिक कर लिया, या आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, विच इज लाइक वन ऑफ द वेरी नाइसेस्ट थिंग इन द बिजनेस, कि आप जब किसी प्रॉब्लम पे काम करते हो ना, वो आइडिया बहुत जल्दी चल जाता है आपका। या आप किसी फॉरेन कंट्री में गए हो, आप देखते हैं कि ज्यादातर चीजें पहले फॉरेन में इम्प्लीमेंट होती है, उसके बाद हम इंडिया में उनका रेप्लिका निकाल लेते हैं। शायद इसलिए फॉरेनर्स हमसे डरते भी हैं कि इंडिया वाले बड़े जुगाड़ू होते हैं। चाइनीज भी बोलते हैं, कहते हैं इंडिया में कुछ प्रोडक्ट्स मत भेजो, ये लोग 1 महीना यूज करेंगे, उसके बाद उसको खोलेंगे, खोल के कुछ उसमें से आइडेंटिफाई करके अपनी R&D करके ये इन हाउस प्रोडक्ट बना देंगे। We are, which is true. Yeah, so we are doing like this only. तो हर बार आपका आइडिया नोबल आइडिया नहीं हो सकता, कई बार बोरोड आइडिया होता है। या कई बार क्या होता है कि आपने एक आइडिया, किसी का बिजनेस देखा, आपको लगा यार इस वाले में ना ये प्रॉब्लम है, इसको अगर थोड़ा सा मैं इम्प्रूव कर लूं तो कुछ और बन सकता है। दिस इज हाउ आइडियाज कम टू यू। अच्छा, एक ट्रेंड और भी है कि हम लोग जैसे कुछ करते हैं स्टार्ट, राइट? सो हमारे कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे होते हैं, राइट? उन कॉम्पिटिटर्स को कॉपी करना कि वो ये अच्छा कर रहे हैं, वो ये अच्छा कर रहे हैं, ये कितना बेनिफिशियल हो सकता है या कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है? डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे और किस स्पीड से काम कर रहे हैं। आप तो आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं, एक बड़ा जेनरिक से एग्जांपल लेके चलते हैं कि आज आपने एक बिजनेस शुरू किया, अब रिलायंस वालों की नजर पड़ गई उसके ऊपर में,
आप फर्स्ट मूवर थे, आपने ये सोचा कि मेरे पास तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरा है, बिजनेस मेरा है, मैंने शुरू किया है, तो आई विल हैव दैट इमोशनल कनेक्ट। बट रिलायंस तो रिलायंस है, उनके पास में वो पावर है कि जो चीज आपने एक साल में करी वो उन्होंने क्विकली कर दी और आपसे 4 फीचर एक्स्ट्रा लेकर आ गए। वो ऑब्वियसली दे कैन हैव, डिपेंड करता है कि अब उन्होंने कितना मार्केट में कितनी जल्दी वो फैला सकते हैं, कितनी जल्दी वो बायर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं, उतनी जल्दी आपकी मार्केट भी स्पॉइल हो सकती है। सो यू हैव टू कम अप विद एन आइडिया, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर आइडिया एंड यू हैव टू कीप इम्प्रोवाइजिंग इट। और ये आइडिया प्रोटेक्शन जो है, ये पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, इज इट द राइट वे टू प्रोटेक्ट आवर आइडिया या कुछ और भी तरीका होता है? ठीक है, अगर अमूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो दूध तो और भी कंपनीज बेच रही हैं, बिल्कुल। but still people have that loyalty. So it is how you connect with your clients. If you have a brand loyalty, customer का loyalty आपको मिल जाता है, nothing can beat you up. वो है ना, आई एम नॉट रिकॉलिंग, फरारी जो है वो कार नहीं बेचता, वो स्टैंडर्ड बेचता है। Obviously. कि जैसे लिम्का का था, हाँ। कोल्ड ड्रिंक नहीं, बट वो जो समर का जो एक हीट होती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वो सेल अप कर रही है, तो वो उनका यूएसपी है कि आप मार्केट क्रिएट कर लेते हैं। हम उस जनरेशन से आए हैं जहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक्स देखी हैं, बिल्कुल, लस्सी देखी हैं, हाँ हाँ, उसके बाद ये बोट कहाँ से आ गया? एंड बोट हैज कैप्चर्ड अ गुड अमाउंट ऑफ शेयर इन द मार्केट आल्सो। राइट। सो ये क्रिएटिविटी है कि आप एक पेनिट्रेटेड मार्केट में भी अपनी पेनिट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। अब बोट का एग्जांपल आपने दिया, बोट मार्केट में तो आया है, लेकिन अगर आप उसकी पैकेजिंग में देखो ना, तो वो दादी नानी का वो गुआवा के ऊपर मिर्ची डालना, ये सब दादी नानी की कहानियां ही मिक्स करके उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये इमोशनल कनेक्ट है, इमोशनल कनेक्ट, ये स्ट्रेटेजी की आप अपने क्लाइंट्स के साथ में कनेक्ट कैसे कर रहे हो। वेरी नाइस एग्जांपल। ठीक है। अच्छा, जैसे कोई स्टार्टअप है, सो उनको क्या देखना चाहिए? कई बार होता है कि हम बहुत हाई क्लाइंट के पीछे, हाई टिकट क्लाइंट्स होते हैं उनके पीछे भागते हैं और हम वॉल्यूम को पीछे छोड़ देते हैं कि हमें ये क्लाइंट मिल जाए तो बस एक ही क्लाइंट हमारा सबका पूरा ईयरली का रेवेन्यू प्रॉफिट सब एक कर देगा। उसके चक्कर में हम बाकी क्लाइंट्स को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं या उनको नहीं लेते हैं। सो विच इज मोर इम्पोर्टेंट, हाई टिकट क्लाइंट्स या वॉल्यूम? मेरे हिसाब से वी नीड टू फॉलो अ बैलेंस्ड अप्रोच। हाई टिकट क्लाइंट जो होते हैं वो आपको टॉप लाइन इंक्रीज करने में आपको जरूर मदद करते हैं, और जो आपका वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस है दैट कैरीज ऑन। तो हाई टिकट क्लाइंट्स के साथ ना एक प्रॉब्लम रहती है कि अगर एक क्लाइंट फेल हो गया तो आपका आगे पूरा जो कैश फ्लो चेन है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर मालूम पड़ता है कि आप और ज्यादा टाइम ले रहे हैं कन्वर्जन के लिए। हम बेसिक प्रोसीजर बताते हैं बिजनेस का कि हम नॉर्मली कहते हैं कि जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना ज्यादा इट विल टेक टाइम टू कन्वर्ट। छोटे क्लाइंट जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, बड़े क्लाइंट्स इट टेक्स देयर ओन पेस। राइट। स्पेसिफिकली जब आप B2B की बात करते हैं तो कोई एक इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले रहा, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर टेकिंग द डिसीजंस। तो मेरे हिसाब से बैलेंस्ड अप्रोच रखने का फायदा ये है कि आप टॉप लाइन भी कर लेते हैं और छोटा छोटा करके आप फुलफिल भी कर लेते हैं। मैं आपको 2 एग्जांपल्स देती हूँ। मेरे एक पुराने कुलीग थे, वो हमेशा हाई टिकट क्लाइंट्स लेकर आते थे और उसके बाद हर मंथ एंड पे उनका ये होता था, कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, कन्वर्जन आएगी आएगी। तो वो एक, मुझे लगता था नेवर एंडिंग स्टोरी हो गई है, 2 महीने 3 महीने ही इज नॉट ब्रिंगिंग अप एनीथिंग बट ही इज जस्ट सिटिंग ऑन दोज क्लाइंट्स। तो मेरा हमेशा एक उनको सजेशन होता था, छोटे क्लाइंट्स भी ढूंढ लो। वहीं पे एक और कुलीग है जिनका एग्जाम्पल मैं पहले कुलीग को देती है। वो क्या करते हैं, वो बड़े टिकट साइज के पीछे भागते ही नहीं है, उनको पता है उनका पोटेंशियल नहीं है, वो छोटे छोटे क्लाइंट्स ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, वो छोटा छोटा करके अपना पूरा घर भर लेते हैं एंड ही इज लाइक डूइंग गुड। उनके पूरे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, वो प्रॉफिटेबल भी हैं, रेवेन्यूज भी बढ़िया जनरेट कर रहे हैं। आई विल स्टिल सजेस्ट अ बैलेंस्ड अप्रोच, हाइब्रिड रखिए दोनों को। और बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो फेल होते हैं, जो भी हमने डिस्कस भी किया था, 95% जो स्टार्टअप्स हैं फेल हो जाते हैं। सो उनको मतलब ऐसे कौन से मेन रीजन होते हैं? उनकी स्ट्रैटेजी जो हम बात कर चुके हैं, राइट, या कंसिस्टेंसी? बिजनेस कई बार होते हैं कि बहुत पैसा लग गया है, बिजनेस ओवरनाइट नहीं बनते हैं, इट टेक्स लॉट ऑफ पेशेंस, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो पेशेंस खत्म कर देते हैं। तो इसके लिए आपका क्या
एडवाइस है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए, या चेंज कर देना चाहिए नीश की इफ नॉट प्लान ए देन स्विच टू प्लान बी? देखिए, प्लान बी जब आप बनाते हैं ना, आई थिंक बहुत सारे लोग मुझसे इस बात पे एग्री नहीं करेंगे। आप प्लान बी तब बना रहे हैं जब आपको मालूम है आपका प्लान ए फेल होने की प्रोबेबिलिटी है। व्हाई नॉट मेक अ फुल प्रूफ प्लान फॉर प्लान ए? तो बहुत सारे बिजनेस जो फेल होते हैं उनके बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं। उनका आइडिया सही नहीं है, या उनका कैश फ्लो सिंक्रोनाइजेशन नहीं बैठा है, या उनका कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं है, वो मार्केट में प्रॉपर सेल्स नहीं कर पा रहे हैं, या मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर, या एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं है उनका। ये बहुत सारे रीजंस बन जाते हैं। आप किसी भी बिजनेस के लिए एक रीजन नहीं बोल सकते। मैंने शायद अपने करियर में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस देखे हैं जो फेल हुए हैं, तो मुझे लगता है मैं एक पूरी बुक लिख सकती हूँ कि व्हाई बिजनेसेस फेल। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप अगर ये अप्रोच फॉलो करते हैं कि आज मैंने एक काम किया, 2 महीने में कुछ रिजल्ट नहीं आया, शिफ्ट टू समथिंग एल्स, तो आप जर्नल की तरह सिर्फ बिजनेस मॉडल चेंज करते रहेंगे, बट यू विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग। बिजनेस मांगता है आपसे कंसिस्टेंट एफर्ट्स। और जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं पढ़ना, राइट, फर्स्ट बिजनेस स्टडीज की लाइन ही यही होती है कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। राइट। और ये आपने कहीं पे बोला भी कि डर के आगे जीत है। तो रिस्क लेना कितना इम्पोर्टेंट होता है? देखिए, बिजनेस का एक ऐसा हिस्सा है जिसको आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपना टाइम लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, आप अपनी कैपिटल लगा रहे हो, और आपके साथ आप अकेले नहीं हो, आपके साथ पूरी टीम है। तो उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो एक बिजनेस ओनर जो होता है, मैं बोलती हूँ वो फैमिली का हेड है। अगर वो डूबेगा तो वो पूरी फैमिली को डुबो देता है। बिल्कुल। तो वो एक जो अप्रोच है वो बहुत जरूरी है फॉलो करना। और रिस्क आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लेते हैं। आज मैं एक ऑर्डर ले लूं जो मुझे शायद 10 करोड़ का पड़ रहा है, बट मेरी बैंडविड्थ ही नहीं है, उसके लिए मैं कैपिटल उठा नहीं सकती, मुझे लोन नहीं मिल सकते, या मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि मैं 1 करोड़ तक का ऑर्डर फुलफिल कर सकती हूँ। मैंने 10 करोड़ का उठा लिया, वॉट इफ इन बिटवीन आई फेल? ये जो वॉट इफ है ना, अगर हम ये एड्रेस कर लेंगे तो शायद हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स के होने से पहले उनके सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। तो ऐसा कौन सा स्टेज होता है जब हमें लगता है कि या तो हमें अपने बिजनेस को अब पिवट कर देना चाहिए, राइट, शिफ्ट कर देना चाहिए, या उसको अभी और पुश करना चाहिए कि अब चल जाएगा, अब चल जाएगा, बिकॉज इट नीड्स लॉट ऑफ पेशेंस, ईयर्स होते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम अंबानी का भी, रिलायंस का भी एग्जांपल दे, तो हमें लगता है कि वो बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन उसके पीछे अभी भी दे हैव स्लीपलेस नाइट्स, राइट। अभी भी दे वर्क सो हार्ड। चाहे हम किसी का भी एग्जाम्पल दे, किसी कंटेंट क्रिएटर का दे दे, बिजनेसमैन का दे दे, हमें वो सक्सेसफुल दिखता है, लेकिन सक्सेस के पीछे जो स्टेयर्स उन्होंने चढ़ी हैं वो शायद हम नहीं देखते हैं। तो ऐसा कौन सा स्टेज होता है? देखिए, जब आप एक बिजनेस को रन कर रहे हैं और आप कंटिन्यूअसली लॉस में जा रहे हैं, हर एक इंसान की ना एक लिमिटिंग फैक्टर होता है कि वो कहाँ तक बर्दाश्त कर सकता है। आप कहते हैं ना कि आप पैसे स्ट्रेच करते हैं, तो एक लिमिट है जहां तक आप स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके ऊपर आप स्ट्रेच करेंगे तो आप खुद को ही पेन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो पेन आपका कहाँ तक जा रहा है, वहीं पे आपको समझ आ जाना चाहिए दैट इट इज अ टाइम फॉर यू टू स्टॉप। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने बिजनेस के लिए अपना घर बेच दिया, वाइफ की, मदर की ज्वेलरीज तक बेच दी हैं, और उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ? दे हैव बैडली फेल्ड। ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने शायद बहुत मिनिमल कैपिटल के साथ स्टार्ट किया होगा, स्ट्रगल किया है, हार्डवर्क किया है, एंड दे हैव मेड वंडरफुल रिजल्ट्स। तो आप कितना स्ट्रेच कर सकते हैं? और एक मिस्टेक मुझे लगता है जो लोग कर देते हैं ना, वो है इमोशंस। जब आप प्रैक्टिकल डिसीजंस की जगह इमोशनल डिसीजंस पे आ जाते हैं कि ये मेरा बिजनेस है, मैं इसे बंद नहीं करूंगा, बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं आपको लॉस की तरफ और धक्का मार देता है। तो बिजनेस कंसल्टेंट, आई मीन यू आर अ बिजनेस कंसल्टेंट, आपसे जो मुझे एग्जांपल सुनने को मिल रहे हैं वो बहुत बेसिक है और बहुत रिलेटेबल है रियल लाइफ से। सो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना जरूरी होता है कि हम किसी कंसल्टेंट की एडवाइस लें? बिकॉज हम लोग जो है वो एक अपने नॉर्मल माइंड से करेंगे, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमने सराउंड देखा है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी आर नॉट अवेयर ऑफ। सो एक कंसल्टेंट को अप्रोच करना कितना ज्यादा जरूरी होता है? मेरे ख्याल से आप बिना कंसल्टेंट के भी चल सकते हैं।
हालांकि जैसे अगर आपको अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है तो आप अकाउंटेंट की हेल्प लेते हैं, शायद वो आपके लिए कंसल्टेंट ही है। आपको पेरोल की का आइडिया नहीं है, आपके पास में टीम नहीं है, तो आप किसी पेरोल एजेंसी के साथ में बात कर लेते हैं, वो भी एक कंसल्टेशन है। बट अगर आप ये बोलते हैं कि आप आइडिया पे काम कर रहे हैं, इफ देखो अलग स्टेजेस हैं, या तो आपके पास कोई मेंटोर अगर नहीं है तो आप खुद से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली बिजनेस क्या है, आपके बच्चे के जैसा है। बिल्कुल। वो उतनी ही टाइम और अटेंशन एनर्जी आपसे मांग रहा है जितना एक छोटा बच्चा मांग रहा होता है। तो आप अपने बच्चे को कैसे पालना है, आप बाकी दुनिया से जाके पूछते नहीं हो, आप आइडियाज लेते हो, बट यू नो बेस्ट कि आपके बच्चे के लिए क्या चाहिए। ऐसे ही बिजनेस आपका बच्चा है, आपको पता है कि आपके बिजनेस के लिए बेस्ट क्या है। शायद आपसे बेटर आपके बिजनेस को और कोई नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पे वही कॉम्पिटिटर वाला आ रहा है, मे बी उनके अलग स्ट्रगल्स हों, उनके अलग प्रॉस एंड कॉन्स हों, अलग चैलेंजेस हों, वो मेरे नहीं होंगे, बिकॉज जैसे दो बच्चे सेम नहीं हो सकते हैं, ऐसे दो लोग भी सेम नहीं हो सकते। ऑब्वियसली, क्योंकि कोई भी सिचुएशन परफेक्ट नहीं है। जो सिचुएशन आपके साथ बिजनेस में रही होगी, हम दोनों ने शायद एक जैसा बिजनेस शुरू किया, आपके स्ट्रगल्स, आपकी स्टोरीज अलग होंगी, आपके क्लाइंट्स अलग होंगे, मेरे स्ट्रगल्स अलग होंगे, बट इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप दूसरे से सीख ले लें। उसने क्या गलत किया आप वो ना करें, उसने क्या अच्छा किया आप उसको कॉपी कर लें। तो ये बहुत सारा जरूरी है, ये सारी चीजें मार्केट पे। सो एक चीज और वो है, प्रॉफिटेबल बट नो मनी। ठीक है, बिजनेस तो प्रॉफिट में जा रहा है, लेकिन वो मनी कहाँ है ये नहीं पता। तो ये क्या कॉन्सेप्ट होता है और इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? ये कॉन्सेप्ट होता है कि बेसिकली जब आप एक्सपेंसेस करते हैं ना, तो हम दो चीजों की बात करते हैं, हम कैश इनफ्लोज की बात करते हैं और कैश आउटफ्लोज की बात करते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ पेपर प्रॉफिट। प्रॉफिट तो है बट आपके पास पैसे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास अभी तक कैश इनफ्लोज आए नहीं है, आप एक्सपेंसेस करते जा रहे हो, बट क्लाइंट से आपको पेमेंट्स नहीं रिसीव हुई हैं। तो बुक्स में यू आर प्रॉफिटेबल, बट यू डोंट हैव द मैचिंग कैश इनफ्लोज कि आप अपने आउटफ्लोज को कवर अप कर सको। तो इसका डिफरेंस कैसे आइडेंटिफाई करें? कैश फ्लो और प्रॉफिट का जो एक डिफरेंस होता है, एक एंटरप्रेन्योर को समझना चाहिए, वो कैसे समझ सकते हैं? देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका होता है, आप हर हफ्ते 15 दिन में बैठ के अपने बिजनेस को इवैल्यूएट कीजिए। जब तक आप बहुत बड़े नहीं हो जाते कि आपको लोग आइडेंटिफाई करें, आपके पास में टीम है और वो टीम आपके लिए काम कर रही है, आपको टीम रिपोर्ट्स बनाकर दे रही है, तब तक बड़ा जरूरी है कि आप खुद से ये देखिए कि आपके प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं, आपके पास एक्सपेंसेस कितने होने वाले हैं, आप उन एक्सपेंसेस को कहाँ से पे करोगे। जब आप हर चीज के लिए थोड़ा सा वरी होते हो ना कि मेरे पास अगले 15 दिन में मुझे ये एक्सपेंस करना है, ये एक्सपेंस करने के लिए मैं पैसा कहाँ से लाऊं, वो शायद आपको खुद ब खुद आंसर दे देगा कि आप प्रॉफिटेबल होते हुए भी आपके पास लिक्विडिटी है या नहीं है। सो पहला एम्प्लॉय ज्यादा जरूरी होता है या पहला क्लाइंट? शायद दोनों ज्यादा जरूरी हैं, बट स्टिल आई विल से कि पहला एम्प्लॉय बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहला क्लाइंट आपको बिजनेस सरवाइव करने में हेल्प कर रहा है, वो आपको रेवेन्यू लाके दे रहा है। बट क्लाइंट तो आ गया, उस क्लाइंट को केटर कौन करेगा? तो पहला एम्प्लॉय। ओके। और पहला एम्प्लॉय रखना इज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अ न्यू बिजनेस। कोई भी नहीं ज्वाइन करना चाहता, और शायद ऐसा एम्प्लॉय अगर आपको ज्वाइन कर ले, वो लॉयल हो, तो आपको उसे संभाल के भी रखना चाहिए। तो कई बार होते हैं जैसे लीड जनरेशन होते हैं, कुछ लीड्स होती हैं जो बिल्कुल डेड सी लगती हैं, राइट? सो आर दोज लीड्स रियली डेड? हमें उनको छोड़ देना चाहिए, ये अभी भी चांस होते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाए? देखिए, कुछ लीड ना ऑन द सरफेस दे लुक वेरी हॉट, बट अल्टीमेटली क्या होता है कि आप जब उन पे काम करना शुरू करते हैं तो उसके बाद वो थोड़ी सी ठंडी पड़नी शुरू हो जाती है। कुछ लीड्स होती हैं जो आपको कोल्ड लगती हैं, बट आप कह ही नहीं सकते कि ये कितनी जल्दी कन्वर्ट हो गई। कई बार आप खुद हैरान हो जाते हो कि यार ये लीड तो होनी नहीं थी, ये कन्वर्ट कैसे हो गई। तो हर लीड इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोल्ड हो हॉट हो। बस डिफरेंस क्या है कि आप हॉट लीड पे थोड़ा सा एक्टिवली एग्रेसिवली काम कर लेते हो, कोल्ड लीड को थोड़ा सा आप नर्चर कर लेते हो। मेरे ख्याल से डेड लीड नहीं होती until and unless somebody really says no not at all। बट सेल्स वाले होप नहीं छोड़ते। होप नहीं छोड़ते। सेल्स वालों का काम ये है कि आपको क्लाइंट ने मना कर दिया, उसके बाद 3 महीने बाद आप फिर फोन कर रहे हो, सर कैन वी डिस्कस नाउ एनीथिंग।
अच्छा ये भी देखा है, कई बार होता है जैसे कोई सेल्स कॉल्स आती हैं, हमारे पास भी आती हैं, और हम लोग उनको एक टाइम दे देते हैं कि ओके अभी हम फ्री नहीं है, हम कल फ्री हैं, राइट। तो उनका ये बहुत एक हमें बहुत अनोइंग लगता होगा, ठीक है, बिकॉज हम लोग सिर्फ एक बोल रहे हैं कि कल कॉल करना, परसों कॉल करना, लेकिन वो इतने डेडिकेटेड होते हैं कि उनके कैलेंडर में ये सब चीजें मार्क होती हैं, बिल्कुल। एंड दे मेक श्योर कि हम वो उसी टाइम हमें कॉल करें। देखिए कई बार क्या होता है कि टेलीकॉलर्स के पास ना बहुत सारा काम होता है कि उनके पास टारगेट्स हैं, उनको 50, 100, 200 कॉल्स डेली बेसिस पे लगाने हैं। आप उनको बोलते हो कि आप मुझे कल कॉल कर लीजिए, तो उनके टारगेट्स जुड़े हुए हैं, उनके सैलरीज के साथ अलाइंड है वो। तो उनको ये लगता है कि अगर आपने कल 5 बजे का बोला, उन्होंने अगर आपको 5 बजे कॉल नहीं किया, ऐसे केसेस भी हुए हैं जहाँ पे उन्होंने आपको 6 बजे कॉल किया और आपको याद था कि आपने उन्हें 5 बजे का टाइम दिया, तो आप बोलते हो अभी तो मैं बाहर आ गई हूँ, अभी आई एम बिजी, आई टोल्ड यू टू कॉल मी एट 5, आपने 5 बजे नहीं किया, अब आप मुझे परसों कॉल कीजिएगा। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप जब क्लाइंट ने उनको टाइम दिया, दे शुड कॉल देम एट द सेम टाइम इफ पॉसिबल फॉर देम। मुझे ना थोड़ा सा इमोशनल वो भी लग रहा है कि जो सामने वाला बंदा है, दैट पर्सन इज आल्सो ह्यूमन, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब्स करते हैं, लेकिन वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ फ्रीलांसर्स बनना चाहते हैं। सो ये जो स्विच है वो बहुत इजी नहीं होता, क्योंकि कुछ जॉब्स होती है वो बहुत चैलेंजिंग होती हैं, कुछ होती है कि कंफर्ट होता है, ठीक है, आपको मंथ एंड पर सैलरी आ रही है, चाहे कंपनी दुनिया रिसेशन में जा रही है या कंपनी प्रॉफिट में, लॉस में, यू आर गेटिंग योर सैलरी, राइट। तो ऐसा कंफर्ट जोन छोड़कर एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, क्योंकि बिजनेस दिखता तो बहुत फ्लैशी है, राइट। लेकिन बहुत अप एंड डाउन होते हैं, इट्स नॉट इजी। सो वो आपका क्या एडवाइस है कि किन लोगों को जाना चाहिए और किन लोगों को जॉब के साथ ही लाइफ स्पेंड कर देनी चाहिए? कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि बिजनेस एक बच्चे के जैसा होता है, तो उसको 24/7 आपका एंगेजमेंट चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी अटेंशन चाहिए। तो अगर आप वो सारा कुछ कर सकते हो, अगर आप अनसर्टेनिटी को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि जॉब में क्या होता है कि आपको आदत पड़ी हुई है एक फिक्स डेट पे सैलरी इज क्रेडिटेड का मैसेज देखने की, समहाउ दैट फीलिंग इज लाइक वेरी नाइस, पैसे सबको चाहिए। बट जब आप बिजनेस में स्विच करते हो तो आपके पास वो पैसे आने बंद हो जाते हैं, पर आपके खर्चे तो वहीं के वहीं हैं, इंटैक्ट है। तो वो बड़ा बुरा सा भी लगता है, और शायद वो एक सेटबैक है जो काफी लोगों को रोकता है बिजनेस की तरफ जाने से। मेरा लोगों को एक ही सजेशन रहता है हमेशा, जब भी कोई मुझसे ये पूछता है कि मैं अभी जॉब में हूँ, मुझे बिजनेस में स्विच करना है, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कम से कम 1 साल की सेविंग्स जोड़ लो। 1 साल आपको घर चलाना है, प्लस आपको जो बिजनेस चलाने के पैसे हैं वो, अगर ये आपके पास में है, या आपके पास कोई फाइनेंशियल बैकअप है, या आपके घर में कहीं और से अर्निंग आ रही है, तो आप शौक से बिजनेस में चले जाओ। फिर अगर आप 24/7 आप बिजनेस को डेडिकेशन के साथ टाइम दे सकते हो, आप रिस्क उठा सकते हो, तो आप बिजनेस में जाओ। बट अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए लाइफ में, आपको चाहिए कि हर चीज स्टेबलाइज्ड हो, रिस्क नहीं लेना, तो आप जहां हो वहीं आप जॉब में खुश रहो। तो ये बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होता है, और हर किसी की इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस पे और क्या सिचुएशन है उसके बेसिस पर ही लेना चाहिए। मतलब बिल्कुल। सबको ना वो रोड रेस में नहीं भागना चाहिए कि उसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो मुझे भी करना चाहिए। So everybody has their own opportunities and everybody has got their own challenges. तो राइट। उन सबको देखकर then one should take the decision. एब्सोल्युटली। आपके पास कोई स्मार्टर बिजनेस डिसीजन का रियल एग्जांपल होगा जो आप शेयर करना चाहेंगी? देखिए सिचुएशंस ना अलग अलग आते हैं। जब हमने बिजनेस करना शुरू किया था ना, तो हम लोगों का एक मेन मोटिव था गेट द क्लाइंटेल। अब वो क्लाइंटेल लाने के चक्कर में क्या होता है, हम बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं कि किसी ने कम पैसे दिए, ले लो, किसी ने बोला मैं क्रेडिट टाइम ज्यादा लूंगा, ज्यादा चाहिए, हमने कहा ले लो। हुआ क्या कि क्लाइंट्स ने हमको बोला कि आप ना हमारे साथ कमीशन बेसिस पे काम कर लो। हमने बोला ठीक है, लेट अस ऐड वन मोर क्लाइंट टू आवर किटी। तो हमारे में वो हंगर थी कि हमको काम करना है, हम पूरी टीम लग गए काम करने के लिए। हम लीड्स निकाल कर दे रहे हैं क्लाइंट को, क्लाइंट उस पर रिएक्ट ही नहीं कर रहा। तो वो जो 2-4 बार हुआ तो हमको ये बात समझ में आ गई कि दिस क्लाइंट हैज नॉट पेड एनीथिंग, तो इसको वो दर्द ही नहीं है, हमारे एफर्ट से उसको कोई मतलब ही नहीं है। दैट डे वी मेड इट अ पॉइंट कि हम ऐसे काम नहीं करेंगे किसी के साथ। तो ऐसे ही जब आप लाइफ में
काम करना शुरू करते हो ना, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आपकी कंपनी की स्ट्रैटेजीज, आपकी पॉलिसीज अपने आप शेप अप करवा देते हैं। ये एक और वर्ड होता है इक्विटी डाइल्यूट करना। ये इक्विटी डाइल्यूट करना क्या होता है और किस टाइम पे जरूरी हो जाता है या इसको अवॉइड करना चाहिए? देखिए, आजकल जो बहुत सारे बिजनेसेस का कंसेप्ट चल रहा है ना, वो यही चल रहा है कि मेरी एक स्टार्टअप है, मुझे फंडिंग चाहिए। हर कोई फंडिंग की रेस में दौड़ रहा है, जबकि आप एग्जाम्पल्स अगर सिलिकॉन वैली के उठाकर देखेंगे ना, तो वो बहुत कम फंडिंग उठाते हैं। वो सबसे पहले ये बोलते हैं कि आप बिजनेस को चलाइए, उसके बाद आप फंडिंग उठाइए। दैट विल गिव यू अ नेगोशिएशन पावर विद द वीसीज। इन्वेस्टर्स के साथ आपको फायदा मिल जाएगा उस चीज में। बट बहुत सारे लोगों के पास आइडियाज हैं, वो कहते हैं नहीं यार, हमारे पास आइडिया है, चलो मार्केट में चलते हैं, अपने आइडिया को पिच करते हैं, देखते हैं if somebody is giving us the funds, if somebody is giving us the funds। अब उस केस में क्या होता है कि आपका घोड़ा, अब क्या होता है कि हम फंडिंग मांगने तो निकल गए हैं, बट सामने वाले को पता है कि आपका आइडिया अच्छा है, बट आपके पास रेवेन्यूज नहीं है। अब आप उस आइडिया को चला पाओगे या नहीं चला पाओगे, किसी को नहीं मालूम, आपने अपने आप को प्रूव ही नहीं किया है। तब उसका रिस्क बढ़ जाता है। जब रिस्क बढ़ जाता है तो वो आपसे ज्यादा इक्विटी डिमांड कर लेता है। अब आप अगर पैशनेट हो कि नहीं, मुझे तो ये वाला करना ही है एनी हाउ, मुझे 10% भी मिल रहा है मेरे बिजनेस का तो भी मैं कर लूंगा, 90% में डाइल्यूट कर देता हूँ। आपने अपने बिजनेस का 90% हिस्सा उठाकर सामने वाले को दे दिया क्योंकि आपको फंडिंग चाहिए। राइट। वो इक्विटी डाइल्यूशन है। मैं हमेशा लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि जब तक आप रेवेन्यू स्टेज तक नहीं आते ना, आप कुछ करके दिखाइए, कुछ प्रूव आउट कीजिए अपने आप को, उसके बाद आप जाकर मार्केट में पैसे मांगेंगे तो आपकी शायद इक्विटी डाइल्यूशन कम होगी। एक वीसी ने मुझसे एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, मैंने किसी क्लाइंट के लिए फंडिंग के लिए उनको बोला था, तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी एक बात बोली, कहते रुचि आप जिस क्लाइंट के लिए पैसे मांग रहे हो उनको आइडिया बड़ा अच्छा है, बट वो घोड़ा तो अभी खड़ा हुआ है, किसी ने नहीं देखा कि वो घोड़ा भाग कैसे सकता है। तो पैसे हमेशा उस घोड़े पे लगते हैं जो भागता हुआ दिख रहा हो। दिखता है। शायद ये बात मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगी उनकी। बहुत प्रैक्टिकल बात कही है बिल्कुल। उन्होंने। तो पहले आप अपने घोड़े को भगाइए, उसके बाद आपके घोड़े के ऊपर बेटिंग लगेगी। अच्छा, ये सेल्स पिच भी होती हैं, ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम का एग्जांपल लें, हर कोई अपना प्रोडक्ट बेचने में लगे हुए हैं, तो उनका कंटेंट ज्यादा जरूरी होता है या कुछ स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए? इट्स लाइक कंटेंट तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पीछे सेल्स की स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, कैसे डिमांड एंड सप्लाई को मैच करेंगे, कैसे करेंगे, तो कैसे बैलेंस आउट करना चाहिए? देखिए, अभी जो आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं ना, ये काफी हद तक फेक वर्ल्ड है। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जो रट्टी हुई स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। उनका कंटेंट राइटर है, उसने स्क्रिप्ट लिख दी, वो आके उसके ऊपर इनैक्ट किया, और उसके बाद पीछे मार्केटिंग टीम बैठी हुई है जो उसको पुश कर रही है। आपके फॉलोअर्स, आपका कंटेंट, आपका पूरा मार्केटिंग, वो लोग देख रहे हैं। आप तो सिर्फ एक डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो, आप एक्टर हो जो किसी और की स्क्रिप्ट के ऊपर में काम कर रहे हो। कई बार मैं भी पागल बन चुकी हूँ ऐसे। बाकी देखिए, बिजनेस की जो भी सच्चाई है आपको कोई भी नहीं बताएगा। आप बड़े से बड़ा बिजनेसमैन उठा लीजिए, छोटा बिजनेस उठा लीजिए, हर कोई ये आपको बताएगा कि हमने 3 साल स्ट्रगल किया, उसके बाद आज हम सक्सेसफुल हैं। तो आप उनसे मोटिवेट जरूर हो जाओगे, बट एग्जैक्टली उनका स्ट्रैटेजीज क्या थी, उनके प्रॉपर स्ट्रगल्स क्या थे, कोई आपको कोर तक नहीं ले जाएगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो उनका बिजनेस एसेंस। अच्छा, एक और भी होती है कि ये हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स ही शो करते हैं, ठीक है, कभी अच्छा नहीं शो करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम शो करने से ना काफी सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इस वाले बिजनेस में नहीं जाना। वो अच्छा शो कर देंगे तो वो अपने लिए कंपटीशन अट्रैक्ट कर लेंगे। आपकी लाइफ का कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था? टर्निंग पॉइंट जिसने मुझे बिजनेस में डाला, जिसने मैंने आपसे कहा कि मुझे बिजनेस का कीड़ा था। मैं बोलती थी कॉलेज में कि मुझे एक बड़ा बिजनेस टाइकून बनना है। तो जॉब करते करते मुझे काफी सारी चीजें ये समझ में आई। मैं काफी बार लोगों को इवैल्यूएट करती थी, मैं अपने बॉसेस को इवैल्यूएट करती थी, कंपनीज को इवैल्यूएट करती थी कि ये क्या स्ट्रैटेजी सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कई बार मैं उनको ये बोलती थी कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, बट बॉस की ईगो हर्ट हो जाती थी उसमें। बॉस बोलते थे नहीं नहीं, ये ऐसे ही होगा, फिर उनकी स्ट्रैटेजी फेल हो जाती थी। पर मैं कॉन्फिडेंट होती थी कि मेरी वाली स्ट्रैटेजी बिल्कुल चलेगी। तो ऐसे जब काफी बार हो गया ना, तो मुझे लगा कि इफ आई हैव टू बी अंडर समबडी विद रॉन्ग गाइडेंस,
तो मैं अपने आप के साथ काम कर लेती हूँ विद राइट गाइडेंस। मनी जो है पहले होता था कि अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो आप एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड कर रहे हो ताकि लोगों को पता लगे, लेकिन आजकल जो है वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। सो मार्केटिंग इज एन इन्वेस्टमेंट, राइट। तो आप कितना इस बात से अग्री करती हैं कि मार्केटिंग पे जो पैसा स्पेंड होता है दैट्स एन इन्वेस्टमेंट या वो वेस्ट है? व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? देखिए, हर चीज ना अपने दायरे में रह के करनी चाहिए। हम कहते हैं ना कि पाँव उतने पसारने चाहिए जितनी आपकी चादर है। तो आपको अपने बजट का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि मैं कितना इसमें से प्रॉफिट निकालूंगी, कितनी मेरी सेल्स आएगी, मुझे कितना मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना है। मेरा सजेशन लोगों के लिए ये रहता है कि आप बजटिंग कीजिए, हर साल का आप बजट एलोकेट कीजिए। आपने जो भी प्लान किया है आप उसको टाइम टू टाइम इवैल्यूएट कीजिए कि आपको कोई चेंजेस तो नहीं करने। आज भी हम उसी चीज पे चलते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। चाहे वो पहले आपके न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स होते थे, पैम्पलेट मार्केटिंग होती थी, रोड शोज होते थे, एग्जीबिशंस होती थी। आज शायद हम इंस्टाग्राम पे बैठे हुए हैं, यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, हम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं या हम गूगल एडवर्ड्स कर रहे हैं। तो हम फिर भी कहीं ना कहीं मार्केट में अपने प्रोडक्ट को फैला रहे हैं। अब वो वर्ड ऑफ माउथ भी हो सकता है, आपकी रेडियो एड्स भी हो सकती हैं, वो किसी भी तरीके से आपकी एडवर्टीजमेंट हो सकती है। तो मार्केटिंग आपके लिए बहुत सारा काम करती है। मार्केटिंग इज अ सपोर्टिव फंक्शन फॉर योर सेल्स। तो आपने कितना पैसा मार्केटिंग में डालना है वो तो आपको आपके बिजनेस की स्ट्रैटेजी बताएगी कि आपने कितना निकालना है, कितना प्रॉफिट जनरेट करना है आप। राइट। मैंने ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स देखे हैं जिन्होंने जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केटिंग उन्होंने अपना करोड़ों के एम्पायर सेट कर लिए हैं। और सेम प्रोडक्ट लाइन किसी और बिजनेस की भी मैंने देखी है जहां उन्होंने मार्केटिंग पे पैसे नहीं लगाए और सीधा उन्होंने सेल्स वालों को लगा दिया काम पे, बट अल्टीमेटली सेल्स वालों ने भी गिव अप कर दिया, क्योंकि एक लिमिट तक हर कोई काम कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा तो फ्लॉन्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा, दिखावटी दुनिया है। अच्छा, ये भी होता है नेगेटिव मार्केटिंग इज आल्सो गुड मार्केटिंग। ऑफ कोर्स शायद नेगेटिव मार्केटिंग का जो वर्ड है ना वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। राइट। तो नेगेटिव मार्केटिंग कई बार जरूरी है, कई बार आपको हर्ट भी कर देती है वो। तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है जब आप नेगेटिव मार्केटिंग के साथ जा रहे हैं। तो हमने ना आज आपसे ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था बिजनेस विच इज एवरीबडीज ड्रीम, ठीक है। तो आपने बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ बहुत अच्छे से समझाया है। सो कुछ आपकी तरफ से एडवाइस होगा जो आप किसी स्टार्टअप को देना चाहेंगी कि उनको कौन कौन सी, लेट्स से कौन कौन सी 3 चीजों को ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक उनको सबसे पहले अपने आइडिया पे फोकस करना चाहिए कि उनका आइडिया क्या है, वो मार्केट में फिजिबल है या नहीं है, उनके प्रोडक्ट का मार्केट फिट क्या है। फिर उनको अपने कैश फ्लोस पे ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ा उसके बाद जो मुझे लगता है वो लगता है एग्जीक्यूशन। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे देखे हैं जो प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केटिंग भी अच्छी हुई है, सेल्स भी अच्छी हुई है, बट जब प्रोडक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो वो सॉल्यूशन क्लाइंट को इंप्लीमेंट करके दे रहे हैं, वो कंप्लीट फ्लॉप है। ऐसे बिजनेस नहीं चलते। तो एग्जीक्यूशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। तो अब ना हम आपसे जितना भी हमने क्वेश्चंस पूछे हैं सबका एक रैपिड फायर करते हैं, ठीक है? जो कि एक कंक्लूजन काइंड ऑफ होगा। सेल्स और मार्केटिंग? मार्केटिंग। प्रॉफिट और कैश फ्लो? कैश फ्लो। हाई टिकट और हाई वॉल्यूम? हाई वॉल्यूम। स्ट्रैटेजी और माइंडसेट? माइंडसेट। वेरी नाइस। सो ये ना पूरे हमारे पॉडकास्ट की एक समरी हो गई है आपके रैपिड फायर में। सो आपसे बात करके ना बहुत अच्छा लगा। सेम हियर। सो यही सीखा है कि हर चीज को बैलेंस आउट करना चाहिए, हर सिचुएशन अलग होती है। राइट। सो हमें रोड रेस का एक पार्ट नहीं बनना चाहिए, बहुत केयरफुली। एंड ऑफ कोर्स बिजनेस इज लाइक अ बेबी। हाँ। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम हमारे शो पर आने के लिए और हमें इतना कुछ सिखाने के लिए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। हमारे ऑडियंस का भी बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने ये सब कुछ सीखा। और आज का पॉडकास्ट आई एम श्योर आपने इससे बहुत छोटी छोटी और बहुत अच्छी बातें सीखी होंगी। इन्होंने समझाया ही इतने सिंपल तरीके से और एग्जाम्पल्स के साथ है कि वो समझ आ ही जाएंगी। ठीक है। सो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट पॉडकास्ट तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड एट माइंड मेल्डर्स। थैंक यू सो मच।